जो हमारे पंडित भाई बहन है, कम्युनिटी है, मैं उनको खुद यहाँ आके विश करना चाहती थी, ज़ियत अर्थिम। सो दैट्स व्हाई आई केम हियर। और मैं यहाँ प्यार का पैगाम लाई हूँ, इंसानियत का पैगाम लाई हूँ, बिकॉज आप जानते हैं कि कश्मीरियत हमारा कॉम्पोजिट कल्चर इज एवरीबडी एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्टिंग टुगेदर पीसफुली, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो। सो दैट वाज माय मैसेज टू देम। देखिए, मैं यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आई हूँ, आज इनका बहुत बड़ा दिन है, शुभ दिन है, तो मैं बस थी। इस इन्फॉर्मेशन के चलते हमारी जो एसओजी की पार्टीज हैं, वो पार्टीज यहाँ पे सर्च ऑपरेशन के लिए निकली हुई थी। अराउंड 2-3 घंटे के सर्च के बाद एक जगह पे उन्होंने टेररिस्ट के ग्रुप को लोकेट किया और उस ग्रुप को 2 साइड से घेरा। जैसे ही टेररिस्ट को एसओजी पार्टी जो अप्रोचिंग थी उसका पता चला, तो वैसे वहां से उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग का हमारी पार्टी ने जवाब दिया। काफी टाइम तक दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायर चलता रहा और उसके बाद से वो टेररिस्ट जो है जंगल की तरफ भाग गए। अभी हमारी जो टीम्स है उन्होंने चारों तरफ से जंगल की घेराबंदी टाइप की है और जंगल के अंदर सर्चिंग टीम्स हमारी अब चल रही है। अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि ऑलमोस्ट जहां पे जो इंसिडेंट हुआ था उसके काफी दूर दूर तक हमने सर्च किया हुआ है और आगे भी सर्च कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जरूर ये बताना चाहूंगा कि यहाँ की जितनी भी आवाम है उनका बहुत अच्छा साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको मिल रहा है। हमारे पास खबर भी आ रही है और उनकी जो मूवमेंट है उनके मूवमेंट का हर घंटे में हमें पता भी लग रहा है और बहुत जल्दी इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने में हम लोग कामयाब होंगे। सर, इसमें कोई इंजर्ड भी हुए थे, उनकी कैसी तबीयत? एक माइनर इंजरी है, हमारे जो एसओजी का जवान है उसको माइनर एक इंजरी हुई है। वो जो फर्स्ट कांटेक्ट हुआ था, फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, उस टाइम इंजरी हुई थी। ही इज स्टेबल, आउट ऑफ डेंजर और बाकी अपना हमारा ऑपरेशन हम कंटिन्यू किया है। ऑपरेशन में हाँ, ये एक बात जरूर बताना चाहूंगा, आर्मी एसओजी हम लोग साथ में मिलकर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो काफी डिफिकल्ट टेरेन है और ड्रोन्स का भी यूज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी भी यूज की जा रही है। जी, टेरेन आप देख ही रहे हैं, काफी स्टीप स्लोपी माउंटेन्स है और रेनफॉल भी बीच बीच में हो रही है। जंगल काफी थिक है, फॉरेस्ट है और जो अंडुलेटिंग लैंडस्केप है उसी का एडवांटेज कहीं न कहीं लेने की कोशिश टेररिस्ट कर रहे हैं। बट हम लोग उनके पास जो टेक्नोलॉजी और साथ साथ एरिया नॉलेज है जो हमारे लड़कों के पास है, इन्होंने यहाँ पे इससे भी कई गुना ज्यादा जब टेररिज्म था उसको भी निपटने में हमारे लड़के कामयाब हुए हैं और इस बार भी हो जाएंगे। सर, ये आप कुछ स्केचेस भी जारी हुए और कोई रिवॉर्ड भी किया गया? जी जी, जो ग्रुप यहाँ पे घूम रहा है, जो टेररिस्ट ग्रुप घूम रहा है, उसके स्केचेस हमने कल जारी किए हैं और हर एक टेररिस्ट के पीछे जो भी यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा विच लीड्स टू अरेस्ट और एलिमिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टेररिस्ट, उसके लिए 5 लाख रुपए का रिवॉर्ड हमने अनाउंस किया है। तो सर, ये एक कोशिश कर रहे हैं डोडा एरिया को भी एक टेररिज्म में मतलब उस तरह की कोई कोशिश है? मैं आज की इस स्टेज पे तो ये चीज नहीं बोलूंगा, बिकॉज एक आध ग्रुप के आने से पूरा एरिया रिवाइव होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अवाम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और अमन के साथ है। जब अवाम अमन के साथ होगी तो फिर इस तरह की चीजों का रिवाइव होना बहुत मुश्किल है। सर, साथ में ही लगता जो डूडू बसंतगढ़ के एरिया में भी एक बहुत दिखे थे आतंकी, क्या ये वही आतंकी हो सकते हैं या डिफरेंट ग्रुप है? क्योंकि वहां जो बताया गया था 2-3 ग्रुप्स थे। अभी इसके में कोई कंफर्मेटरी चीज तो मैं बता नहीं पाऊंगा, पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, लेकिन जब तक उनको एलिमिनेट नहीं करते हैं और फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन शनाख्त नहीं होती है तब तक कंफर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। सर, छत्रगला में भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहां क्या? ये जनरल एरिया ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक साइड से इसका छत्रगला वाली साइड आती है, दूसरी साइड में हम अभी खड़े हैं। तो इस पूरे जो ये जंगल है उस पूरे जंगल को में ही सर्च ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया है, चल रहा है। क्या वो आतंकी भी हो सकते हैं वहां जो दिखे थे? कंफर्मेशन तो नहीं दे पाऊंगा, बट हाँ, वही सेम ग्रुप भी हो सकता है। सर, इस तेजस्वी यादव का बयान आया है लॉ एंड ऑर्डर रहने की कोशिश किया है, वहाँ पर विधि व्यवस्था काफी खराब। देखिए, वो लोग तो थेथराई करते हैं। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी कहने का मतलब महागठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार जो 2005 के पहले रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह? कुछ भी है,
तो यहाँ पर जो वारदातें हो रही है, कार्रवाई हो रही है। लेकिन उस समय तो कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि सीएम हाउस में ही निगोशिएशन होता था। आज वैसा न हो रहा है, तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद कहते हैं तो वो ठिठुरई करते हैं। अभी पुराने जमाने का 2005 के पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जंगल राज था, उस चीज को याद करते हैं तो सब लोगों का रोआ कांप जाता है। अभी हमारे यहाँ वही स्थिति आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे जनसंख्या बढ़ी है, छिटपुट घटनाएं घटती है। घटनाएं घटनी एक बात है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होना भी दूसरी बात है। आज जो भी घटनाएं घट रही है वो त्वरित कार्रवाई करके उसको जो उचित कार्रवाई होती है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, सो नहीं कहा जा सकता। पौली विधानसभा उपचुनाव का घोषणा हो चुकी है। यह जदयू का सीट रही है और किन परिस्थितियों में उपचुनाव हो रहा है ये भी आप लोग भली भांति जानते हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए हम लोगों ने अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। इस विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए समर्पित जो हमारे जदयू के जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार होंगे श्री कलाधर प्रसाद मंडल, हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री, पार्टी के सर्वमान्य नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने तय कर दिया, बड़ी सोच समझकर इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। ये दल के प्रति इनकी निष्ठा और इनकी जो जमीनी तौर पर इनकी जो सक्रियता है, इस पर कोई संदेह नहीं है। काफी दल नीचे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और काफी पहले से राजनीतिक में सक्रियता इनकी काफी रही है। हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी ने जो इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, निश्चित रूप से वहां से चुनाव जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। यह हमें पूरा विश्वास है। एनडीए के उम्मीदवार के रूप में रुपौली से जीत दर्ज कराएंगे। फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, बता सकते हैं आपने याचिका में क्या क्या? हमारे 3 मेजर मुद्दे हैं। वन तो एक तो लीकेज को लेकर है और ग्रेस रूल्स को लेकर था। हमारी उसमें मेजरली 2 बात हमने बोली है कि ग्रेस जिनको मिला है उनको किस बेसिस पे मिला, तो उसको तो वो कल वर्डिक्ट आ चुका है, वो अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। दो जो मेजर मुद्दे हैं कि अगर ये एनटीए ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ग्रेस मार्क्स को दिए गए और उनको वापस रीचांस दिया जा रहा है, तो सिर्फ इन्हीं को क्यों रीचांस दिया जा रहा है? उन बच्चों को भी रीचांस देना चाहिए जिन्होंने कंप्लेन सिर्फ लोकल अथॉरिटी को करी थी। उन सभी सेंटर्स पे भी गड़बड़ी हुई थी। जिन्होंने हाई कोर्ट में जाके अगर रेट फाइल करी उनको चांस दे दिया गया। जिन्होंने लोकल कंप्लेन गई, गांव का बच्चा कैसे हाई कोर्ट में जाके रेट फाइल कर सकता है? उनकी अगर काबिलियत नहीं है या उनके पास आर्थिक दृष्टिकोण इतना सुदृढ़ नहीं है तो वो कैसे उसको कर पाएंगे? तो इस बात को मेरे हिसाब से अगली दलील में सुप्रीम कोर्ट मान भी लेगा और समझ भी लेगा। तो अब एनटीए को विंडो खोलनी चाहिए 2 घंटे या 2 दिन की, कि भाई जिन जिन सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है वहां पे वो कंप्लेन डालें, बच्चे कंप्लेन डालें और उसको वेरीफाई कर उन सभी बच्चों को रीनीट के लिए दोबारा ये काम करना चाहिए। ऐसा हमारा व्यक्तिगत मत है। दूसरा मेजर मुद्दा जिसकी वजह से रैंक सबसे ज्यादा इन्फ्लेट हुई है, वो आप समझें कि वो चीटिंग की वजह से या लीकेज की वजह से हुई है, वरना इतना इन्फ्लेशन होना संभव नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं इस बात को लेकर कि ये 24 लाख बच्चों का भविष्य की बात है। मैं खुद ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, वर्षों से इस काम को कर रहे हैं। ये बहुत सारे मुद्दे शायद सुप्रीम कोर्ट में रोज आते होंगे, हम शिक्षाविद होने के नाते हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है। पर मैं एक बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, मीडिया कर्मियों से भी कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा 24 लाख उन बच्चों का है जिन्होंने 2-3 साल तक लगातार खुद को कमरे में बंद रखकर पढ़ाई करी है। क्या ये मुद्दा इस बात के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिन्होंने इतनी तैयारी करी वो पास होते या फेल होते, अलग बात है, बट क्या उन्हें एक फेयर एग्जामिनेशन मिलना चाहिए था? मैं सिर्फ एक शिक्षाविद के नाते ये कहना चाहता हूं, वरना हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रणाली पर अगर क्वेश्चन मार्क उठ गया तो जो देश में इतने अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रस्ट है उन एग्जामिनेशन पर। तभी ज्यादा से ज्यादा लोग उनको अटेम्प्ट करते हैं, और जब ज्यादा से ज्यादा लोग सर अटेम्प्ट करते हैं तो सही में एक अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे इंजीनियर्स हमें मिलते हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटीशन लगे हैं। आज एक पिटीशन में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी कहा गया था।
सर आप बता सकते हैं जो पिटीशन लगे हुए हैं और आपके जो पिटीशन में हियरिंग होने वाली है इसको लेकर क्या है? देखिए, मैं आपको फिर बताऊं, मैं कोई लॉयर नहीं हूं या कोई पुलिस से नहीं आता हूं, सिंपल शिक्षाविद हूं। हाँ, IIT से मैं भी ग्रेजुएटेड हूं। इस काम को हम पहली बार कर रहे हैं, मतलब कैसे लड़ाई लड़ी जाती है वी रियली डोंट नो। शायद आपके लिए नॉर्मल काम है कि सीबीआई जाना चाहिए कि कहाँ जाने, हम नहीं समझते इस बात को ज्यादा। अगर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, अगर इतने बड़े मुद्दे में शायद सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ये शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट ज्यादा समझती है, या शायद जो और सोशल एक्टिविस्ट होंगे वो शायद इस बात को ज्यादा समझते होंगे। मैं शायद उसके लिए सही व्यक्ति नहीं हूं, पर मैं आपको दर्द बयां कर सकता हूं जो रियलिटी में 24 लाख बच्चों की आंखों में है कि उन्हें एक फेयर एग्जामिनेशन की डील मिलनी चाहिए थी। देखिए, जो तो पानी की समस्या की बात है, हिमाचल के पास जितना भी पानी है अपने राज्य की जरूरत को छोड़कर हम सारा पानी, चाहे दिल्ली है चाहे कोई और राज्य है, हम उनको देने के लिए तैयार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी इस देश का एक भाग है। तो पानी रोकने का कोई औचित्य किसी प्रकार से नहीं बनता। लेकिन जो लीगल हिच है, जैसे कि पानी ने आना है तो हरियाणा से होकर आना है, फिर वो दिल्ली पहुंचेगा, तो वो हरियाणा गवर्नमेंट से दिल्ली को सहमति बनानी है, हमें कोई हिच नहीं है। आप निश्चित मानिए, अगर जल समाप्त हो गया तो जीवन समाप्त होने से कोई बचा नहीं पाएगा। इसके लिए हम सभी को मिलकर आज से, जब हम इस जल संरक्षण, जल संचय के इस अभियान में सहभागी बन रहे हैं, तो हमें आज से ही इसके लिए प्रयास करने होंगे। आज जल की कमी को पूरा करने के लिए पूरे विश्व में भविष्य के सबसे बड़े संकट के रूप में अगर किसी को देखा जा रहा है तो जल को देखा जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, अनियंत्रित उपयोग से जो हमारे जल के स्रोत हैं वो तेजी से समाप्त हो रहे हैं। आप सब देखते होंगे, आज ऐसे में इस जल संरक्षण जो सप्ताह का उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति को हम पानी के महत्व के और उसके संरक्षण के तरीकों और जल संसाधन के प्रबंधन के बारे में उनको जागरूक करें, उसकी भूमिका इसमें वो स्वयं तय करे। इस प्रकार का ये अभियान आज शुरू हुआ है और उत्तराखंड सरकार जल संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति अति गंभीर है। सरकार द्वारा अनेक योजनाएं और कार्यक्रमों के माध्यम से जल संरक्षण के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं, अनेक विभागों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। अभी आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने और आदरणीय सतपाल महाराज जी ने बहुत विस्तार से बताया कि हमारे विभाग किस प्रकार से काम कर रहे हैं और इन प्रयासों को अधिक बल देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुनरेशन प्राधिकरण अर्थात सारा का गठन किया गया। बैठक तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो ले रहा है, अब वो बैठक करेगा, हमें उसका बैठक का तो पता नहीं बैठक क्या होगी। लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश हुआ, उन कारणों पे चर्चाएं होंगी कि किस तरह की चर्चा होगी, किस तरह का जो है वो आप लोग रोडमैप तैयार करेंगे? अब वो पार्टी का नेतृत्व तो अपना तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, संगठन के लोग बताएंगे, उसमें मैं उसमें कोई कमेंट थोड़ी कर सकता। भाजपा का जो नुकसान हुआ है क्या कारण रहा है, बताया जा रहा है भीतर घात? देखिए, मैं अपनी सीट की बात कर रहा हूं, जहां से मैं बांदा चित्रकूट से हूं, और मेरी सीट पर जो हुआ है वो अपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों ने जम करके खुल करके विरोध किया, मंचों पर नहीं आए। और वो माफिया टाइप के लोग जो बालू का धंधा करने चित्रकूट गए थे, वहाँ के रहने वाले नहीं थे। वहाँ से मेरी सीट जब खाली हुई थी 2019 में श्री आनंद शुक्ला जी को, तो उसको वहाँ से हम लोगों ने विधायक बना करके विधानसभा में भेजा। लेकिन जब उसको 22 में टिकट नहीं मिला तो वो नाराज होकर के ऐसे लोगों ने अपनी जातिगत दुहाई दे करके लोगों को इकट्ठा किया और इस चुनाव में नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। और बहुत सारे और मुद्दे हैं, लेकिन उनको लेकर के उन्होंने पूर्व सांसद को इकट्ठा किया, पूर्व विधायक इकट्ठा हुए और वो मिल करके एक मुहिम चला करके एक जाति विशेष के पक्ष में मतदान कराने के लिए फिर से जो जाति का जहर खत्म हुआ था, जो विकास का पहिया आगे बढ़ा था, उसको जीवित करने के लिए ऐसे लोगों ने काम किया है। अब वो रिपोर्ट तो सब दे दी गई है, रिपोर्ट सबको पता है, रिपोर्ट सबको हमने दे दिया है, सबको पता है। हमारा राष्ट्रीय संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहाँ गए थे मेरे चुनाव में, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए थे, मेरे उप मुख्यमंत्री गए थे, मुख्यमंत्री जी गए थे, सारे लोग गए थे, माननीय अमित शाह जी भी गए थे चुनाव में।
तो उनको सारी रिपोर्टें उसी समय दे दी गई हैं। पुनः जो भी रिपोर्ट मांगी जाएगी दे दी जाएगी। कांग्रेस का हाथ इज ऑलवेज विद ऑर्गेनाइजेशंस एसडीपीआई के साथ। दीज आर द रेडिकल इस्लामिस्ट टेरर सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस who are the political outfit of PFI. The Congress party in the past has also taken their support, and today open acknowledgement was made by top Congress leader from Karnataka, who is a close aide of Mr. Siddaramaiah, that in many constituencies they have taken support, including perhaps in Wayanad too. And they say that we will continue to stand by SDPI, which means that will they remove the cases against SDPI in the future like they have done in the past? The Congress party always puts Rajniti of vote bank above Rashtra-niti. In the elections too, they gave clean chit to Kasab. They gave clean chit to Pakistan on Pulwama and Poonch. Now they are taking support of SDPI. The Congress must tell us that when it will stop playing such kind of vote bank politics. In Karnataka, we have already seen how they are going soft on those jihadis who do terror attacks, including Rameshwaram cafe blast, and how they have been taking this stand only for vote bank politics. मोदी जी का तीसरे टर्म में मोदी जी मुझे भी एक अवसर दिया है, उसके साथ काम करना एक अच्छे एक्सपीरियंस भी है। पहले मैंने कृषि मंत्री थी, फूड प्रोसेसिंग में थी, अभी एमएसएमई और लेबर मंत्रालय दिया है। ये बहुत बड़ा मंत्रालय है। देश का बहुत बड़ा आबादी को मैं रिप्रेजेंट करती हूं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे काम हम शुरू किया है। मोदी जी 100 दिन का एक लक्ष्य लेके आगे जा रहे हैं, इसलिए वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारा मंत्रालय कल से ही हम काम शुरू किया है, मीटिंग शुरू किया है। आने वाले दिन में एमएसएम को हर तरीके का 2 टायर 3 टायर सिटी तक हम पहुंचाना, हर लोगों को इसके तहत हम मदद देना। कौन एमएसएमई अभी कर रहे, फैक्ट्री बनाए हैं, छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहर में बना दिया है, उसको मदद करने के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। कर्नाटका एक बहुत बड़ा स्टेट है, एमएसएमई आगे बढ़ रहे हैं। कर्नाटका में भी हम उसको मदद देने का काम करेंगे। आपको कब लगा कि आप मंत्री बनेंगे, कब कॉल आया? क्योंकि सर किसी को पता नहीं था कि क्या कौन सा नाम रहेगा अंदर। नहीं, एक दिन पहले हमको फोन आया था, तभी पता चला हम भी मंत्री बनेंगे। And our government, we thank you so much. We thank you so much for your contribution in aid for this disaster, and we thank you for coming and supporting our country in our time of need and grief. So thank you so much, High Commissioner, and we welcome this contribution with all our heart. And from here, all this aid will then be transported to Enga with assistance from other partners, and Foreign Affairs and Emergency Disaster and Defence will work with the Engan provincial government to ensure that every piece of item of aid that has been donated by the Indian government gets to the hands of the people of Enga that are suffering right now. So thank you so much, High Commissioner, and all the very best. Thank you. আমি বিএমওইচের সঙ্গে সার্ভিলেন্স নিয়ে কথা বলতে এসেছি। আমাকে জায়গা দিন। যে বিষয়ে কথা হলো বিএমওইচের সঙ্গে ডিজিজ সার্ভিলেন্স নিয়ে কথা হলো। ডিজিজ সার্ভিলেন্স, ডিজিজ, বিভিন্ন রকম ডিজিজ। বার্ড ফ্লু নিয়ে একটা কথা শোনা যাচ্ছে, একজন আক্রান্ত হয়েছিলেন, এই কালিয়াচকেরই একজন 4 বছরের শিশু। সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে? কি আলোচনা হলো সাহেব? মানে এছাড়াও আর কারো মানে পাওয়া গেছে কিনা, বা আর কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, কি মনে করছেন আপনি? না, আর কারো পাওয়া যায়নি, এটা নিয়ে প্যানিকের কোনো কারণ নেই। এবং এটা নিয়ে আর কি পদক্ষেপ, যা পদক্ষেপ নেওয়া সেটা তো নেওয়া হয়েইছে। আমরা সার্ভিলেন্সটা ঠিক মতো জারি রাখবো, এটাই। স্যার কি কি সার্ভিলেন্সের মধ্যে থাকছে স্যার? আলোচনা করা নাই, আমি আমার আছে সাহেব, সেখানে নজরদারি কিভাবে চালানো হবে সেটা এআরডি ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনাদের বলবেন।
বাচ্চাটার স্যার আপনার গুড নাম স্যার বাচ্চাটার অবস্থা কেমন আছে স্যার